हेलो बच्चों, वेलकम है आपका। हम लोगों ने सेल चैप्टर का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है, सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शन हैं, उनके डायग्राम, उनके स्ट्रक्चर्स और जो भी जितनी रिलेटेड चीजें हैं, साथ ही साथ जो भी आप लोगों के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा आज हम इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आता है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। प्रोटोप्लाज्म सेल का सारा लिविंग कंटेंट है। जितना भी लिविंग कंटेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है वो सारे को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म जनरली प्रेजेंट कहाँ होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ तो सेल में न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, उन दोनों को मिला के हमारा जो बनता है दैट इज योर प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर मेनली जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक आपका जेली लाइक विस्कस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं, सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं और यही प्रोटोप्लाज्म है जो कि बेस है सेल का। साथ ही साथ बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। It includes all the components of the cell including cell membrane. However, it does not include cell wall and contents of vacuole. ये दो चीजें इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। It can be distinguished into two forms. One is cytoplasm and one is nucleoplasm. तो इन दोनों को मिला के हमारा प्रोटोप्लाज्म बनता है। तो प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें आ जाती हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया न्यूक्लियस। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करती हूं तो न्यूक्लियस जो है वो एक सेल का ब्रेन है। सेल का ब्रेन है या सेल का डायरेक्टर है, बिकॉज न्यूक्लियस ही सेल के अंदर सारी चीजें कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस ही सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस में क्या क्या आता है? इट इज अ ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब पहले ही हमने डिस्कस किया था, दो टाइप के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल हमारा जो बैक्टीरियाज में प्रेजेंट है वो एक प्रिमिटिव सेल है और उस प्रिमिटिव सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी। जो हमारी बॉडी में आरबीसीज प्रेजेंट हैं उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। रीजन इज आरबीसीज को मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरी करनी है, तो इसीलिए अगर न्यूक्लियस रहेगा तो वो खुद भी यूटिलाइज करेगा, इसलिए उसके अंदर हमारी जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट रहता है। सीव ट्यूब सेल्स ऑफ फ्लोएम एंड ट्रकीड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम। तो इन चीजों के अंदर हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। अब न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा हम उसको पढ़ लेते हैं, पहले है क्या फिर उसकी रीडिंग लगाएंगे। न्यूक्लियस सेल में सेंट्रली लोकेटेड है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है दैट इज न्यूक्लियर एनवलप, ये डबल लेयर है। जहां जहां पे ये एब्सेंट होगी उसको न्यूक्लियर पोर कहा जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जो इसका बेस है न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। साथ ही साथ इसके अंदर हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर्स क्या कंटेन करते हैं? ये जीन्स कंटेन करते हैं। क्रोमैटिन फाइबर जो है वो जीन्स कंटेन करेंगे। साथ ही न्यूक्लियस के साथ अटैच रहेगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के साथ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोज कांटेक्ट में रहेगा। तो आगे चलते हैं। इट इज सेंट्रिक इन पोजीशन एंड ओवल और स्फेरिकल इन शेप। डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। It is most conspicuous and the largest organelle of eukaryotic cell. It directs and controls all the activities of the cell, therefore known as director of the cell. आगे चलते हैं। 4 कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। इसकी सबसे पहले आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इट इज अ 2 लेयर्ड एनवलप। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस सैप है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, विच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। इट इज परफोरेटेड, जगह जगह इसमें एब्सेंट है, यहाँ पे पोर प्रेजेंट है। बेसिकली ये ऐसी होती है, ये देखिए, ये बेसिकली ऐसी होती है। तो जहां जहां पे ये एब्सेंट है इसको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। दिस स्पेस इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। Outer and inner nuclear membrane enclose a fluid filled space in between them, intermembrane space या perinuclear space.
इस स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। आगे न्यूक्लियोप्लाज्म, अब जैसे बाहर साइटोप्लाज्म है वैसे ही अंदर हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड कोलॉइडल ग्राउंड सब्सटेंस इन विच न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमैटिन मटेरियल आर प्रेजेंट। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लिक एसिड की आपकी वो करने के लिए। सेवरल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर सेल डिविजन, तो एंजाइम्स और बहुत सारे प्रोटीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस। इट इज अ डेंस स्फेरिकल नेक्ड एंड डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर and it is the site of formation and storehouse of RNA, so it help in synthesis of ribosomes। तो न्यूक्लियोलस क्या करेगा, न्यूक्लियोलस हमारा जो है एक डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस के अंदर एक अलग सा पार्ट हमको दिखाई दे जाता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो वो इट इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। ये क्या करेगा, मेनली जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी में तो उसमें आरआरएनए एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ये लेटर क्लासेस में आप लोग सारा पढ़ेंगे। तो मेनली न्यूक्लियोलस वही कंटेन करेगा। क्रोमैटिन मटेरियल, इट इज अ डार्कली स्टेन्ड नेटवर्क of long fine threads called chromatin fiber which during cell division condense by dehydration spiraling to form a species specific number of rods called chromosome। तो अभी जो लास्ट वाले फिगर में हमने क्रोमैटिन फाइबर ये पढ़ी थी, ये क्रोमैटिन फाइबर जैसे ही सेल डिवाइड करने वाला होता है उस केस में आके ये क्रोमोसोम बना लेती है। नेक्स्ट, अब जो ये टर्म क्रोमोसोम है ये कॉइन की थी वेल्डेयर ने इन 1888। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो क्रोमोसोम जो है मेनली आपके जीन्स कंटेन करेंगे। यही क्रोमोसोम एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। तो इसमें रहता क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब ये क्रोमैटिन फाइबर किससे मिलके बना हुआ है, क्रोमैटिन फाइबर दो चीजें कंटेन करता है, वन इज डीएनए एंड अदर इज हिस्टोन। दो चीजें कंटेन करेगा, हिस्टोन एंड डीएनए। तो डीएनए का थ्रेड जब 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के आसपास कॉइलिंग करेगा ऐसे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम जब कंडेंस हो जाएगा तो वो कंडेंस होके फॉर्म करेगा हमारी क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर फिर कंडेंस होके बनाएगी हमारा क्रोमोसोम। डीएनए possesses all the necessary information for cell to function, grow and divide properly. The specific segments of DNA are termed as genes. These are the hereditary unit। तो अब यही डीएनए के अंदर ही हम लोगों के जीन्स प्रेजेंट होते हैं या क्रोमोसोम ही हमारे जीन्स कंटेन करते हैं और यही जीन्स हैं जो कि फीचर्स कैरी करेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स वाले फीचर्स कैसे आते हैं, तो वो इन्हीं जीन्स की हेल्प से आते हैं। वी रिजेंबल टू देम बिकॉज हमारे अंदर वही जीन्स आगे पास ऑन होते हैं। फंक्शन आगे, न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल मेटाबॉलिज्म एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द सेल, हेंस इट इज द मास्टर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। नेक्स्ट, इट क्रोमैटिन पार्ट ऑफ न्यूक्लियस possesses all the genetic information that is required for growth and development of the organism, its reproduction, metabolism and behavior। तो न्यूक्लियस जो है वो सारी चीजें ये कंट्रोल कर रहा है। क्रोमैटिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा है, किस चीज के लिए, जो कि रिक्वायर्ड है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेल का रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड बिहेवियर। ये सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, क्रोमैटिन। नेक्स्ट आ गया, न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। मीन्स एक सेल से जब दो सेल बनते हैं उस टाइम पे भी न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलॉन्ग विद एनवायरमेंट, nucleus also directs chemical activities of the cell. This determines the development and future form of the cell। तो इन सब चीजों के साथ साथ न्यूक्लियस जो है बाकी सारी चीजें भी कंट्रोल करेगा, सेल का ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्रोल करेगा। उसने आगे क्या चीजें करनी है, क्या काम करनी है, वो सारी चीजें न्यूक्लियस ही कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज व्हाट, इट इज अ जेली लाइक बेस ग्राउंड सब्सटेंस है एक सेल का। इस साइटोप्लाज्म का जो कॉम्पोजिशन है उसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ ये साइटोप्लाज्म रेस्पिरेशन के इनिशियल स्टेप्स को भी कंट्रोल करता है। तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसके स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं
वो सारे हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं. It is a jelly-like semi-fluid material present between plasma membrane and nucleus, mainly consists of water, proteins, lipids, carbohydrates and inorganic material. Large and more highly evolved cells or cells of multicellular organisms have a great deal of biochemical activities to support their complicated structure and function. तो ऊपर आ गया हम लोगों का कि साइटोप्लाज्म क्या क्या कंटेन करता है. वाटर, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनऑर्गेनिक मटेरियल. Large and more highly evolved cells or cells of multicellular organism have great deal of biochemical activities to support their complicated structure and function. तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही जितना कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनिज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर भी उतनी ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज होंगी. तो such cells possess specific membrane bound subcellular components within themselves to keep different kinds of cellular activities separate from each other. तो अब ऐसे सेल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट है जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. These membrane bound subcellular components are called cell organelles. अब एक सेल के अंदर पहले भी हमने डिस्कस किया है, आज भी मैं आपको बताती हूँ, एक सेल के अंदर अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज प्रेजेंट है, स्पेशली इन यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलेज. कौन कौन से प्रेजेंट होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स. तो ये क्या है? हमारे मेजर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज हैं जो कि सेल में प्रेजेंट हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सबसे पहले आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करती हूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसकी एक कनेक्शन पॉइंट होगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ और दूसरा पॉइंट होगा आपका सेल मेम्ब्रेन के साथ. तो मीन्स अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी और मैं अगर यहाँ न्यूक्लियस ड्रॉ करूंगी तो इसका एक पॉइंट हमारा न्यूक्लियस से अटैच्ड है, दूसरा पॉइंट हमारा सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है. तो अगर देखा जाए तो ये सेल के अंदर एक ट्रांसपोर्टेशन पाथवे फॉर्म करेगा. एक पॉइंट इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, एक पॉइंट इसका सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड है. तो चीजों के आदान प्रदान में ये थोड़ा सा हेल्प करेगा. साथ ही साथ सेल के अंदर एक बेस फॉर्म करेगा जिससे सेल को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा. तो आगे देखते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय पोर्टर एंड थॉमसन. इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सिस्टम इन साइटोप्लाज्म of eukaryotic cell. At places it is connected with plasma lemma as well as nuclear envelope. तो plasma lemma is plasma membrane और nuclear envelope. It occurs in three forms: cisternae, vesicles and tubules. तो cisternae क्या है? आपकी flat disc है, यहाँ पे mention है सारे, these are your cisternae. और साथ में आपके vesicles हैं, oval और round vesicles present होंगे या long long tubules होंगी. तो ये तीन फॉर्म में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट करता है. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपीयरेंस के अकॉर्डिंग ये दो टाइप का है, या तो ये स्मूथ होगा या ये रफ होगा. ये डिसाइड करेंगे उसके ऊपर आने वाले राइबोसोम्स. अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो उसका अपीयरेंस रफ दिखेगा और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा. और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे तो वो स्मूथ दिखेगा और वो लिपिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. यहाँ पे दोनों दिखाए हुए हैं, RER भी दिखाया है और SER भी दिखाया है. RER इज व्हाट? जिसके ऊपर हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, और SER जिसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट हैं. तो RER प्रोटीन्स बनाएगा, SER लिपिड्स बनाएगा. ये आ गए. ER are of two types: ref endoplasmic reticulum with ribosomes attached synthesizing proteins. So RER is engaged in synthesis and transport of proteins. Smooth without ribosomes meant for synthesis of fat or lipids. Some of proteins and lipids which are synthesized in the cell with the help of ER are utilized in membrane formation, in building cell membrane. Hence this is known as membrane biogenesis.
आप लोगों के फर्स्ट टर्म एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ईआर इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो उसका आंसर यही है कि जो हमारे SER है या ER के कुछ पार्ट्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और उसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। फंक्शंस आ गए। नेटवर्क ऑफ ER सेपरेट साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल into several components. This compartmentalization of cytoplasm help a cell to perform specific functions within specific chambers excluding others. तो अलग अलग चेम्बर्स में उसको डिवाइड कर दिया ताकि अलग अलग फंक्शंस वो परफॉर्म कर ले। ER gives mechanical support to cytoplasm by providing a kind of cytoskeleton, ये मैंने पहले भी बताया, एक सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर्म कर लेगा सेल को प्रोवाइड करने के लिए। ER offers extensive surface फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ये हमने पढ़ ही लिया है, साथ ही साथ उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। SER brings about detoxification in the liver of vertebrates. It converts harmful poisons and drugs into harmless substances for excretion by the cell. तो ये फंक्शंस किसके हैं? हमारे SER और RER के। नेक्स्ट आ गया गोल्जी एपरेटस। अब ये गोल्जी एपरेटस हमारा जो है एनिमल सेल में इसको गोल्जी एपरेटस कहा जाता है, प्लांट सेल में इसको डिक्टियोसोम्स कहा जाता है। तो गोल्जी एपरेटस जो है एक फ्लैट सिस्टर्ने प्रेजेंट है इसके अंदर। इसका मेन फंक्शन है चीजों को सिक्रीट करके पैक करके सेल के बाहर भेजना। तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे गोल्जी एपरेटस के। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट मैच्योर RBC of mammals absent in prokaryotic cell. It is a membranous structure which is formed of interconnected stacks of flattened membranous sacs called cisternae. तो ये cisternae एक के ऊपर एक present है। Besides cisternae, the complex also bear large vacuole and cluster of small vesicles. In plant cell, Golgi complex is formed of a number of unconnected subunits called dictyosomes. तो एनिमल सेल में उसको गोल्जी एपरेटस कहा जाएगा, प्लांट सेल में उसको डिक्टियोसोम्स कहा जाएगा। फंक्शंस, secretions of mucus enzymes and hormones. Material synthesized in endoplasmic reticulum is transported to various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus. It helps in storage, modification, packaging of secretory products in the vesicle. In some cases, Golgi apparatus also helps in manufacturing of complex sugar from simple sugar. It also helps in the formation of lysosomes. कुछ lysosomes जो हैं Golgi apparatus के एक फेज, Golgi apparatus के दो फेजेस होते हैं, एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। तो लाइसोसोम्स एक फेज में से बड आउट होते हैं और वही जो वेसिकल्स निकलेंगे वो अपने अंदर एंजाइम्स कंटेन करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करेंगे और वो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कर देंगे। इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये फंक्शंस हैं हमारे गोल्जी एपरेटस के। नेक्स्ट आ गए राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। राइबोसोम जो है आपका मेनली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और सबसे बड़ी बात राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन लेस, इसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल which can be seen through electron microscope, found in both prokaryotic as well as eukaryotic cell except mammalian RBCs. These are dense round bodies which occur freely in cytoplasm or may remain attached to surface of ER. ER के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो रफ ER है, या तो वो ER में प्रेजेंट होंगे या वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही दिखेंगे। In prokaryotic cells, they are found floating freely in cytoplasm. Chemically, they are made up of ribonucleoprotein. On the size and sedimentation coefficient, ये यूनिट है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, 70S और 80S। राइबोसोम्स बेसिकली दो यूनिट कंटेन करते हैं, छोटी और बड़ी, तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 70S और 80S। ये इसकी लार्जर सब यूनिट है, ये इसकी स्मॉलर सब यूनिट है
और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बिकॉज राइबोसोम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। मेन फंक्शन जो राइबोसोम्स का है, एज डिस्कस्ड, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो इस चैप्टर में से बच्चों वन वर्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, जैसे सेल को क्या कहते हैं, सेल हो गया आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, डायरेक्टर एंड मास्टर ऑफ द सेल्स। अभी आज हम यहीं तक करेंगे, आगे जो आने वाले ऑर्गेनेलेज हैं उनके भी कुछ कुछ नेम्स हैं, जैसे प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लास्टिड को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। तो वन वर्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे इस चैप्टर में से बनेंगे, प्लस डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी बहुत सारे इसमें से बनेंगे। अब इस चैप्टर का एक लास्ट पार्ट रह गया है, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो।